नमस्कार दोस्तों, इजराइल पैलेस्टीन युद्ध को शुरू हुए 2 हफ्ते होने को हो रहे हैं और अब गाजा में हालत किसी नरक से कम नहीं है। 9 अक्टूबर से इजराइल ने गाजा पर एक टोटल ब्लॉकेड लगा रखा है। इसका मतलब खाना, दवाइयों की सप्लाई, पानी की सप्लाई और बिजली तक कट ऑफ कर दी है इजराइल ने गाजा में। ऊपर से लगातार बमबारी जो हो रही है वो, और गाजा में जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं वो बहुत खौफनाक हैं। इस फुटेज को देखिए, पूरे के पूरे मोहल्ले चकनाचूर हो चुके हैं। ये वो बिल्डिंगें थी गाजा में जिन्हें इजरायली एयर स्ट्राइक्स के द्वारा टारगेट किया गया। एस्टिमेट्स के अनुसार 2800 से ज्यादा पैलेस्टीनियन सिविलियंस मारे जा चुके हैं। हजारों इस मलबे में अभी भी दबे पड़े हैं। बाकी जो अभी भी जिंदा है वो हॉस्पिटल्स और स्कूलों में शेल्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 16 अक्टूबर तक यूनाइटेड नेशंस की शेल्टर्स में भी पानी खत्म होने लग गया था। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी UNRWA ने 15 अक्टूबर को कहा कि यहां गाजा में हमें एक अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमन कैटास्ट्रोफी देखने को मिल रही है। महमूद मतार, गाजा में काम करने वाले एक सर्जन, ने BBC को बताया कि हॉस्पिटल्स पूरी तरीके से ओवरवेल्म हो चुके हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है और हमारा नेटवर्क कनेक्शन भी खराब है। मैं अभी पानी की तलाश में हूं। गाजा में नसीर हॉस्पिटल में काम करने वाले एक और डॉक्टर ने बताया कि फ्यूल भी खत्म होने वाला है। 60 पेशेंट्स हैं डायलिसिस पर, 35 पेशेंट्स ICU में जिन्हें वेंटिलेटर्स की जरूरत है। फ्यूल खत्म हुआ तो इन्हें बचा कर रखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ये एक हॉस्पिटल की कहानी नहीं है, बाकियों में भी यही हाल है। 17 अक्टूबर को हेल्थ ऑफिशियल्स ने बताया कि इकलौता ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल गाजा में 48 आवर्स के अंदर शट डाउन हो जाएगा अगर हालत ऐसी ही चलती रही तो, और सारे कैंसर पेशेंट्स बिना क्रिटिकल केयर के रह जाएंगे। गाजा के नक्शे पर एक बार नजर डालो दोस्तों, ये बहुत ही छोटी सी जगह है। सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली ये स्ट्रिप न्यूयॉर्क शहर के साइज से कंपेयर करो तो पता लगेगा कि ये कितनी छोटी जगह है। इवन दिल्ली से कंपेयर करो, ऑलमोस्ट 1/4 साइज है इसका। इतनी छोटी सी जगह में 23 लाख लोग रहते हैं। ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड जगह है। वॉर शुरू होने से पहले भी यहाँ की लिविंग कंडीशंस बहुत खराब थी। यहाँ रहने वाले लोग कॉन्स्टेंटली इजरायली सर्विलेंस के अंडर रहते थे और इजराइल परमिशन के बगैर बाहर ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे। और यहाँ ये बात भी मेंशन करनी जरूरी है कि 23 लाख की पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन बच्चों की है। सही सुना आपने, यही कारण है कि एस्टिमेट्स के अनुसार अभी जितने भी लोग इस वॉर में मारे गए हैं उनमें से करीब 60% औरतें और बच्चे हैं गाजा में। लेकिन इतने बुरे हालात वॉर शुरू होने से पहले भी गाजा में थे कि इजराइल के क्रिटिक्स गाजा को अक्सर ओपन एयर प्रिजन करके पुकारते थे, मानो ये जमीन एक खुली जेल हो। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर एक आतंकवादी हमला किया था जिसकी वजह से वॉर शुरू हुई, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में इजराइल लगातार गाजा पर हमले किए जा रहा है। गाजा पर एक टोटल ब्लॉकेड लगाकर, जिसमें ना सिर्फ हमास के लोग मारे जा रहे हैं बल्कि पैलेस्टीनियन सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं। और अब पूरा गाजा एक नरक बन चुका है। लोगों का कहना है कि इस तरीके की कलेक्टिव पनिशमेंट देना गाजा की जनता को इजराइल जो कर रहा है वो भी किसी आतंकवाद से कम नहीं है। नॉर्वेजियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इस तरीके का फुल ब्लॉकेड लगाना अनएक्सेप्टेबल है। लोगों की मदद के लिए दवाइयां और खाने की सप्लाई तो पहुंच सके कम से कम। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी सिमिलर चीज कही। इजराइल को ह्यूमैनिटेरियन एड अलाउ करनी चाहिए गाजा में, और हमास को इजरायली हॉस्टेजेस को रिलीज कर देना चाहिए बिना कंडीशंस के। ऐसे हालातों में इमेजिन करके देखो, अगर आप गाजा में रहने वाले एक आम इंसान होते तो आप पर क्या बीतती। आपके घर में बिजली नहीं, पानी नहीं, इंटरनेट कनेक्शन कट ऑफ, खाना नहीं आप कहीं से ला सकते, और फिर एक दिन आप अचानक से देखते हैं आसमान से कुछ पैम्फलेट्स टपक रहे हैं। उन पैम्फलेट्स पर इजराइल की एक वार्निंग होती है। वार्निंग में लिखा जाता है कि जितने भी लोग नॉर्थ में रह रहे हैं गाजा स्ट्रिप के, वो सारे इवैक्यूएट करके साउथ में चले जाएं गाजा स्ट्रिप पर। चारों तरफ आपको बमबारी की आवाज सुनाई दे रही है और अब आपको एक वार्निंग दी जा रही है कि जल्दी से जल्दी अपना घर खाली करो और साउथ में जाओ अगर जिंदा बचे रहना है। एस्टिमेट्स के अनुसार करीब 11 लाख लोग नॉर्दर्न गाजा में रहते हैं। IDF ने सबको वार्निंग दी कि इवैक्यूएट करके साउथ में चले जाओ। यूनाइटेड नेशंस के खुद के जो शेल्टर्स थे नॉर्दर्न गाजा में, अब वो सेफ नहीं थे। नॉर्दर्न गाजा में मौजूद हॉस्पिटल, स्कूल्स, क्लिनिक्स, किसी को भी टारगेट किया जा सकता था। UNRWA ने पॉइंट आउट किया कि कैसे बहुत सी प्रेग्नेंट औरतें, बच्चे, एल्डरली लोग जो मूव नहीं कर पाएंगे, कहाँ जाएंगे, वो इवैक्यूएट कैसे करेंगे। ऊपर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल के ऑर्डर्स को स्ट्रांगली कंडेम किया। 22 हॉस्पिटल्स हैं नॉर्दर्न गाजा में जिनमें 2000 से ज्यादा पेशेंट्स हैं। आखिर हॉस्पिटल्स को कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा। इसके बावजूद भी इजराइल मिलिट्री ने कहा कि करीब 6 लाख गाजन लोग नॉर्दर्न एरिया से इवैक्यूएट करके साउथ में चले गए।
5 लाख लोगों ने इवैक्यूएट नहीं किया, लेकिन मान लेते हैं कि आप उन लोगों में से थे जो इवैक्यूएट करके साउथ में चले आए। लेकिन क्या इसका मतलब आप बमबारी से बच जाओगे? Are people that were killed or injured during Israeli strikes in their homes in Deir al-Balah, which is located in southern Gaza? हमें इंस्टेंसेस देखने को मिले सेंट्रल गाजा में करी गई एयर स्ट्राइक्स के, जहां पर परिवारों के घर चकनाचूर हो गए। सदर्न गाजा में रहने वाले लोग भी सेफ नहीं थे। खान यूनिस सदर्न गाजा में मौजूद एक शहर में भी मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स किए गए। बीबीसी के एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने सदर्न गाजा में हुई एयर स्ट्राइक को कंफर्म किया कि रफा क्रॉसिंग के पास एक बिल्डिंग डैमेज हुई। इनके अनुसार रफा क्रॉसिंग पॉइंट वाले एरिया पर इजराइल ने कम से कम 3 बारी हिट किया। ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से देखिए इस जगह को। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग, गाजा और इजिप्ट के बीच ये बॉर्डर क्रॉसिंग है, क्योंकि अगर गाजा में कोई जगह सेफ नहीं है तो लोग ऑब्वियसली गाजा से बाहर जाने की सोचेंगे। एक तरफ समुद्र है जहां जाया नहीं जा सकता, दो तरफ इजराइल का देश है जहां ऑब्वियसली नहीं जाया जा सकता। तो इकलौती जगह जो आपके लिए भागने के लिए बची वो साउथ में इजिप्ट का देश, और एक ही बॉर्डर क्रॉसिंग यहाँ पर मौजूद है, ये रफा बॉर्डर क्रॉसिंग। तो आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते? बमबारी से बचने के लिए गाजा छोड़कर भागने की कोशिश करते। हजारों लोगों ने यही कोशिश करी, राफा बॉर्डर पर इकट्ठे हो गए, लेकिन इजिप्ट इस बॉर्डर को खोलने को तैयार नहीं है। इजिप्ट और बाकी और अरब देशों का कहना है कि अनएक्सेप्टेबल है कि पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज उनके देशों में आकर रहने लगे, क्योंकि पैलेस्टीनियंस की उनकी अपनी जमीन है, उनकी अपनी जमीन से उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता। इस सब के बीच ये वॉर एस्केलेट होने का खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि इजराइल और लेबनान में भी क्लैशेस देखने को मिले। इजराइल के नॉर्थ में है लेबनान का देश, जहां पर हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप ऑपरेट करता है। हमास ग्रुप की तरह हिजबुल्लाह को भी ईरान के द्वारा बैक किया जाता है, और हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में ऑलरेडी एक वॉर हो चुकी है साल 2006 में, जो 1 महीने तक चली थी। वैसे यहां मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको मेरे वीडियोस में नहीं समझ आता है तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके देखो, बहुत मदद मिलेगी। मैं खुद रोज चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता हूं और सच में ये आपकी एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। हमारी टीम काम के अलग अलग एस्पेक्ट्स में इसका यूज कर रही है, जिसकी मदद से प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में एक जबरदस्त बूस्ट मिली है। और इन्हीं अनोखे तरीकों और यूज केसेस को आपको समझाने के लिए मैंने एक 4.5 घंटे का कोर्स बनाया है मास्टरिंग चैट जीपीटी पर, पूरा हिंदी में। जिन लोगों ने इस कोर्स को लिया है उन्हें बहुत यूजफुल लगा है, स्क्रीन पर आप रिव्यूज देख सकते हो। और जो लोग अपनी जिंदगी में एआई चैटबॉट्स का इस्तेमाल अभी भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि वो क्या मिस आउट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास अभी भी चांस है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है। आप में से पहले 400 लोग जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, उन्हें 40% का डिस्काउंट मिलेगा इस कोर्स पे। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए FIX40 FIX40। या आप में से पहले 400 लोगों के लिए इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जाकर चेकआउट करके देखिए। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अभी क्या हुआ है, पिछले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में ब्रीफ रॉकेट फायरिंग देखने को मिली है। 16 अक्टूबर को एक एंटी टैंक मिसाइल फायर की गई थी लेबनान से, जो कि नॉर्दर्न इजराइल के एक टाउन में गिरी, जिससे 3 लोग घायल हो गए। इजराइल ने अपने सिविलियंस को ऑर्डर किया है कि वो लेबनान के पास के बॉर्डर को इवैक्यूएट कर दे। खतरा यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि हिजबुल्लाह एक्चुअली में हमास से ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा पावरफुल है। इनके पास लाखों रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं जो इजराइल में कहीं पर भी अटैक कर सकती हैं। ऊपर से ईरान के देश ने भी वार्निंग दी है इजराइल को कि अगर इजराइल ग्राउंड इन्वेजन करने की कोशिश करेगा गाजा पर, यानी अपनी आर्मी को गाजा के अंदर भेजेगा ग्राउंड पर, तो उसे और जगह से रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। यहाँ पर यह चीज भी नोट करने वाली है कि करीब 900 इंडियन ट्रूप्स इजराइल लेबनान बॉर्डर पर स्टेशन्ड है। ये यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स का एक हिस्सा है, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। हमारे इंडियन ट्रूप्स वहां पर 1978 से रहे हैं, और 15 अक्टूबर को अभी रिपोर्ट किया गया कि एक रॉकेट शेल सदर्न लेबनान में उस साइट के आसपास गिरी। हालांकि कोई कैजुअलिटीज थैंकफुली नहीं रिपोर्ट की गई। ये सवाल अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि हमास 5000 से ज्यादा रॉकेट्स कैसे इकट्ठे कर पाया गाजा में, और कैसे इजराइल को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता चला। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इजिप्ट ने ऑलरेडी वार्निंग दी थी इजराइल को कि एक हमला होने वाला है। बाद में पता चला कि अमेरिका को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी और उन्होंने भी वार्निंग दी थी इजराइल को। 28 सितंबर का एक अपडेट था मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इंटेलिजेंस के द्वारा कि हमास रॉकेट अटैक्स कर सकता है बॉर्डर के अक्रॉस। 6 अक्टूबर को अटैक से एक दिन पहले अमेरिकन ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट सर्कुलेट करी थी कि हमास के द्वारा अनयूजुअल एक्टिविटी देखने को मिल रही है, अटैक अब कभी भी हो सकता है। वॉशिंगटन डीसी में मौजूद एक मिडिल ईस्टर्न डिप्लोमेट ने CNN को बताया कि कैसे उनकी सरकार रिपीटेडली वार्न कर रही थी व्हाइट हाउस और US इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को कि हमास के हथियारों का एक बिल्डअप देखने को मिल रहा है।
इन्होंने ये भी कहा था कि ये हथियार इतने ज्यादा हैं गाजा में उनके पास कि ये बियॉन्ड एनीबडीज इमेजिनेशन है। तो जाहिर सी बात है, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या इजराइल की सरकार को इस हमले के बारे में पहले से पता था और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी एक नजर डालो। इसकी बात मैंने इस वाले वीडियो में करी थी कि पिछले कुछ सालों से इजराइल की पॉलिटिक्स काफी अनस्टेबल रही है। बहुत सी इलेक्शंस हुई हैं और अभी के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन पर फ्रॉड का चार्ज लगा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का चार्ज लगा है और 3 अलग अलग स्कैंडल्स में रिश्वत लेने का चार्ज लगा है। एलिगेशंस है कि बड़े बड़े बिलियनियर्स ने इन्हें पैसे दिए। ये इस चीज को डिनाई करते हैं, लेकिन करप्शन ट्रायल चलने लग रहा है नेतन्याहू के खिलाफ, जिसमें केस 1000, केस 2000 और केस 4000 है। ये ट्रायल्स पेंडिंग है और मैंने इस वाले वीडियो में बताया था कि कैसे प्रधानमंत्री नेतन्याहू यहाँ पर जुडिशरी में अदला बदली करने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रोसेस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जजेस की सिलेक्शन होती है। इजराइल की जनता इस चीज को लेकर सड़क पर आ गई थी और पूरे देश भर में प्रोटेस्ट भी देखने को मिले थे कुछ टाइम पहले। यहाँ राहत इंदौरी की वही लाइनें याद आती हैं, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। जब से वॉर शुरू हुई है, नेतन्याहू ने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी जगह बरकरार रखी है। अगर ये वॉर नहीं होती, उनके खिलाफ करप्शन ट्रायल चलता, तो क्या उन्हें अपनी प्रधानमंत्री की पोजीशन से नीचे उतरना पड़ता? ये भी एक सवाल है। इसके अलावा एक और आरोप जो नेतन्याहू पर लगाया जा रहा है कि इन्होंने खुद हमास ग्रुप को बढ़ावा देने की कोशिश करी थी पास्ट में। एक तरफ थे दोस्तों महान इजरायली प्राइम मिनिस्टर यित्जहाक राबिन, जिनकी बात मैंने इजराइल पैलेस्टीन के हिस्ट्री वाले वीडियो में करी थी। इन्होंने बहुत कोशिश करी थी इजराइल पैलेस्टीन के बीच में शांति लाने की। पीस प्रोसेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था कि किसी कट्टरवादी ने इन्हें गोली मार दी। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने क्या किया? ये एक राइट विंग सरकार चलाते हैं चेस्ट थंपिंग अप्रोच का इस्तेमाल करके। इन्होंने सत्ता को गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के बीच में डिवाइड किया। जो असली में लेजिटिमेट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है और पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट है, उन्हें इग्नोर किया और हमास, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उसके साथ इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस करने की कोशिश करी इजिप्ट के थ्रू। टेलीग्राफ के इस आर्टिकल को देखिए, हाउ बेंजामिन नेतन्याहू एम्पावर्ड हमास एंड ब्रोक इजराइल। और ये वाला 18 अक्टूबर का आर्टिकल, ये तो टाइम्स ऑफ इजराइल की ही खबर है। फॉर ईयर्स नेतन्याहू प्रॉप्ड अप हमास, नाउ इट्स ब्लोन अप इन आवर फेसेस। इसमें लिखा है, कई रिपोर्ट्स के अनुसार नेतन्याहू ने खुद कहा था कि हमें ट्रांसफर ऑफ फंड्स करना चाहिए गाजा में, ताकि एक सेपरेशन बनाई जा सके वेस्ट बैंक में मौजूद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के बीच में और गाजा में मौजूद हमास के बीच में। अगर ये दरार बनी रहेगी तो पैलेस्टीनियन स्टेट कभी नहीं बन पाएगी। इनकी एक कट्टरवादी पॉलिटिकल पार्टी के एक एक्सट्रीम राइट विंग पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट कही थी 2015 में कि इजराइल की पॉलिसी है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को एक बर्डन की तरह ट्रीट करो और हमास को एक एसेट की तरह ट्रीट करो। इजरायली सरकार ने कतार से आने वाले करोड़ों रुपए के सूट केसेस को गाजा में एंटर करने दिया हमास को बेनिफिट पहुंचाने के लिए 2018 में। ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है आपको शॉकिंग लग रही हो, लेकिन इजराइल में ज्यादातर आम जनता इन बातों के बारे में ऑलरेडी जानती है, क्योंकि थैंकफुली इजराइल का जो मीडिया है अभी भी आजाद है, सरकार की गोदी में नहीं बैठता। यही कारण है कि लेटेस्ट पोल्स के अनुसार नेतन्याहू की जो अप्रूवल रेटिंग है वो बड़ी तेजी से गिरती जा रही है जब से वॉर शुरू हुई है। एक रीसेंट पोल किया गया था, उसके अनुसार सिर्फ 29% लोग अब नेतन्याहू को सपोर्ट करते हैं। ये एक ऑल टाइम लो रीच कर चुका है। इजराइल में खुद अब प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं इनकी सरकार के खिलाफ। लोग अपना गुस्सा नेतन्याहू पर निकाल रहे हैं, प्लेकार्ड्स हाथ में लिए, बीबी यू हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स, गो टू जेल बीबी। एक और इंसिडेंट में गुस्से से भरे लोगों ने इजरायली कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर चिल्लाया हॉस्पिटल के बाहर और मिनिस्टर को वापस मुड़ के जाना पड़ा। उस इंसान ने कहा, अब हमारा समय आ गया है कंट्रोल लेने का, हमारा यानी इजरायली सिविलियंस का। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, कभी भी किसी सरकार, संगठन या ग्रुप की अंधभक्ति में मत गिरा करो। हमेशा इंसानियत की साइड लो और आम लोगों की सोचा करो, चाहे वो इजराइल में रहने वाले आम लोग हो या फिर गाजा में रहने वाले आम लोग हो। अब आप यहाँ क्लिक करके इजराइल प्रोटेस्ट वाला वीडियो देख सकते हो, जब कुछ महीने पहले नेतन्याहू ने जुडिशरी पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करी। बहुत बहुत धन्यवाद।